नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के टॉप 20 अन्य प्रश्नों को जो है करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम 20 MCQs को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। आज की सीरीज़ नंबर रहेगी हमारी 2, जिसमें हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। आप सभी को पता है। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। साहित्यालोचन के लेखक कौन है? साहित्यालोचन रचना जो है एक आलोचनात्मक रचना रही है श्याम सुंदर दास जी की। श्याम सुंदर दास जी की अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हम यहाँ पर देख लेते हैं। भाषा विज्ञान 1923 में लिखी गई। हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ जो है श्याम सुंदर दास जी की है। इनमें से कोई ना कोई परीक्षा में अवश्य ही पूछी जाती है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा रीतिकाल से संबंधित। विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कीर्ति है? विरह वारिस नामक जो कीर्ति है वो है बोधा कवि की। बोधा कवि की एक अन्य कीर्ति भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। उसका नाम है इश्कनामा। और इश्कलता एक रचना है। इश्कलता वो किस कवि की है? वो रीतिका की घनानंद जी की है। रीतिकाल के अंतर्गत कवि घनानंद की जो रचना है वो है इश्कलता। और इश्कनामा की बात करें तो बोधा कवि की है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं ठाकुर, द्विजदेव और आलम, ये तीनों के तीनों कवि रीतिमुक्त काव्य धारा से संबंधित कवि माने जाते हैं। बोधा, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव ये जो है रीतिमुक्त कवि काव्य धारा से संबंधित कवि रहे हैं। तो देख लेते हैं इनकी रचनाओं को भी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं ठाकुर कवि की रचना। ठाकुर शतक जो रचना है ठाकुर जी की है, और ठाकुर ठसक जो रचना है वो भी ठाकुर जी की है। द्विजदेव कवि की है सिंगार लतिका और सिंगार बत्तीसी। आलम कवि की है आलम केली और सुदामा चरित्र। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 पर काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? काव्य हेतु प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान हुए हैं मम्मट जी। मम्मट ने काव्य हेतु प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। यानी हेतु जो है काव्य हेतु हमारे 3 प्रकार के माने जाते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। मम्मट ने जो है प्रतिभा को क्या कहा है, क्या नाम दिया है? शक्ति। काव्य हेतु के बदले जो काव्यांग शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा वामन ने। वामन ने काव्य हेतु के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग के लिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में भी काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इन्हीं बिंदुओं में से जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण के उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1957 को। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण के उद्घोषणा में आकाशवाणी शब्द का प्रचलन का निर्देश जो है दिसंबर 1957 को दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी हमने देखा था सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो सुदामा चरित्र जो है ये नरोत्तम दास जी की रचना है। तो एक कवि और हुए हैं नंददास जी, उनकी रचना भी है सुदामा चरित्र। बढ़ते हैं आगे। यहाँ ऑप्शन में नरोत्तम दास जी दिए हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा श्री नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र रचना नरोत्तम दास जी की है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया एक इनका खंड काव्य है। सुदामा चरित्र के संबंध में शुक्ल जी का कहना है क्या कहा है, यानी शुक्ल जी द्वारा ये एक कथन भी यहाँ पर दिया गया है, ताकि परीक्षा में कथन भी पूछा जाए तो अभी आप आसानी से सही आंसर दे सको। ये पूछा जा सकता है, ये कथन
निम्नलिखित में से जो है किस रचना के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, तो सुदामा चरित रचना के संबंध में। और ये भी पूछा जा सकता है सुदामा चरित के संबंध में ये कथन किस विद्वान ने कहा है, तो आंसर हो जाएगा शुक्ल जी। तो यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस व हृदयग्राही है और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। तो ये सुदामा चरित रचना के संबंध में शुक्ल जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ धरोचरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला, ये सभी रचनाएं जो है नरोत्तम दास जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से आपको पता ही है बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि कहाँ की है, ये पश्चिमी हिंदी की है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों की तीनों जो बोलियां हैं ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। तो ये बुंदेली जो है यहाँ पर दी गई है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। पंडित सरदाराम फ्लोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? पंडित सरदाराम फ्लोरी द्वारा जो लिखा गया भाग्यवती, उसका रचना काल माना जाता है 1877 ईस्वी। 1877 ईस्वी में पंडित फ्लोरी दास जी ने उपन्यास भाग्यवती की रचना की। और फ्लोरी जी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नहीं है? इनमें कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्यास पयोनिधि। जो प्यास पयोनिधि जो रचना है वे भारतेंदु जी की नहीं है बल्कि गोविंद गिल्लाई जी की है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिसमें से ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि ये भारतेंदु जी द्वारा ये रचना नहीं है, तो अन्य 3 रचनाएं भारतेंदु जी की हैं, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुगीत। इसके अलावा प्यास पयोनिधि जो रचना है वो गोविंद गिल्ला भाई जी की है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे एक पॉइंट और दिया हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है तथा उनके काव्य ग्रंथों की संख्या जो है 70 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी नहीं है। इनमें से आजकल नहीं से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, इसलिए हमें इसी प्रकार के प्रश्नों को अधिक जो है अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो इनमें से प्रेमचंद जी की कहानी कौन सी नहीं है? पत्नी जो है प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, बल्कि जो है एक लेखक हुए हैं हिंदी में, जैनेंद्र जी। जैनेंद्र की कहानी है ये पत्नी। उसके अलावा पूस की रात, कफन और कजाकी, ये तीनों कहानियाँ जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अन्य जो हम बिंदुओं को देखें तो आपको पता ही है पत्नी जो है जैनेंद्र जी की कहानी है और ये तीनों कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त पंक्तियाँ या उक्त कथन किसका है? तो किसके द्वारा ये महिला रचनाकारों की कृतियों के संबंध में ये कहा गया? ये जो है कथन ममता कालिया जी का है। ममता कालिका नहीं है भाई, कालिया है। ममता कालिया जी द्वारा ये कथन कहा गया कि महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन ममता कालिया जी का है। इसके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह यानी ममता कालिया जी के कहानी संग्रह है छुटकारा, एक अदद औरत, उसका यौवन, सीट नंबर 6, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, नई सदी की पहचान। ये सभी कहानी संग्रह ममता कालिया जी के हैं। कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई किसी भी रचना को परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11।
सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये कथन हम कई बार पढ़ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा शुक्ल जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? तो पंचवटी प्रसंग आप सभी को पता है निराला जी की रचना है। पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना है। यह कीर्ति परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन का प्रदान है, यानी परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित की गई है पंचवटी प्रसंग रचना को। और निराला की अन्य काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज आदि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति जो है किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है नाभादास जी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? बाजार के बीच बाजार के खिलाफ नामक जो रचना है वो प्रभा खेतान जी की रचना है। आपको ध्यान रखना है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ जो है प्रभा खेतान जी की द्वारा लिखी गई रचना है। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आदि प्रभा खेतान जी की रचनाएं हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या कहा? राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा खड़ी बोली को कहा गया है कि खड़ी बोली को राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कोरवी कहा है, तो ध्यान रखना है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है और किसके द्वारा कहा गया? राहुल सांस्कृत्यायन ने। और अन्य विद्वानों द्वारा जो है राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी कहा नाम दिया, और अन्य विद्वानों द्वारा भी खड़ी बोली को क्या नाम दिया गया, तो वो हम देख लेते हैं। ब्रजबुली कहा खड़ी बोली को ईश्वर चंद्र गुप्त ने, डिंगल कहा खड़ी बोली को बांकीदास ने, बिहारी का नाम दिया गिरियेशन ने, और भोजपुरी कहा रेमंड विद्वान ने, जो कि पाश्चात्य विद्वान हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। रामदास मिश्र को किस काव्य संग्रह में के लिए जो है 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? रामदास मिश्र जी की रचना आँख की हंसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2015 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामदास मिश्र के अन्य काव्य संग्रह हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, तो ये सभी रचनाएं रामदास मिश्र जी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जो है लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज जी द्वारा लिखा गया, लोहिया जो है बलराज मोदक जी का है, और चैतन्य महाप्रभु जो है अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। उसके बाद ये जीवनी संबंधी रचनाएं है, उपन्यास नहीं। महायोगी जो है शिव प्रसाद सिंह का है, तो आंसर हो जाएगा हमारा महायोगी जो है महायोगी रचना है वो शिव प्रसाद जी की नहीं है। जो ये महायोगी रचना है ये शिव प्रसाद जी ने नहीं, बल्कि उत्तर योगी नामक रचना जो है शिव प्रसाद जी ने लिखी है। पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कीर्ति है, तो डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कीर्ति कौन सी है? तो डायरी विधा से संबंधित जो साहित्यिक कीर्ति रही है कमलेश्वर जी की, वो इनमें से मिलती है देशांतर। इसके अलावा और अन्य यहाँ पर रचना दी गई है जीवनी डायरी संबंधी, वे भी देख लेते हैं किस किस लेखकों द्वारा लिखी गई।
तो इनमें से डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति देश देशांतर है, यह 1992 में लिखा गया है। डायरी और उनके लेखक देख लेते हैं। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर शाही जी की है। क्या खोया क्या पाया श्री रमेश्वर टांटरिया की है। और शेलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी जी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो आंसर आ जाएगा हमारा जगदीश गुप्त जी। जगदीश गुप्त जी नई समीक्षा के अंतर्गत आते हैं, ना कि मार्क्सवादी के अंतर्गत। तो और अन्य तीनों साहित्यकार शमशेर बहादुर, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, तीनों जो है आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जगदीश गुप्त जी हिंदी समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। शमशेर बहादुर, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न इस सीरीज़ का। तो सीरीज़ नंबर हमारी 2 है भाई ये, और धीरे धीरे हम जो है इस सीरीज़ के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ाएंगे, ताकि आप जो है परीक्षा तक जब आप इन प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करते रहोगे तो परीक्षा में आपको इनके माध्यम से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी परीक्षा को जो है पास कर पाओगे, अधिक से अधिक स्कोर कर पाओगे। ऐसा इसी उद्देश्य के साथ इस सीरीज़ को हम आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी कि आत्मकथा किसका है। तो हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र लिखा गया बनारसी दास जैन अर्धकथानक जो रचना है, अर्धकथानक है भाई, ये कथानक नहीं है, कथानक, अर्धकथानक। आई होप आप समझ गए होगे। तो ये कुछ थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और अन्य पॉइंट हम देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। तो हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी कि आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई अर्धकथानक है। इसकी रचना 1641 ईस्वी में की गई भाई। अन्य आत्मकथा व उनके लेखक देख लेते हैं। राहुल सांसकर्तायन जी द्वारा लिखी गई मेरी जीवन यात्रा 1946, योगी हरि जी द्वारा लिखा गया मेरा जीवन प्रवाह 1948 और आचार्य चतुर्सेन जी द्वारा लिखी गई मेरी आत्म कहानी 1963। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे प्रश्न नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और अन्य प्रश्नों को भी इसी तरह व्याख्या सहित करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों को हम लाने की कोशिश करते रहेंगे और जो है परीक्षा तक इसी तरह एक अभ्यास के साथ जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास इसी प्रकार करते रहेंगे। अंत में आपको यही कहना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट अवश्य किया करो भाई, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।